हेलो गाइस, आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर, लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, राइट। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। आप अपनी फर्म बंद कर रहे हो, आप अपनी फर्म बंद कर रहे हो, क्लियर है। तो आप फर्म बंद कैसे करोगे? रात को बढ़ाओगे और कल नहीं आओगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जिन लोगों के पैसे देने हैं आप वो पैसे दोगे। अब वो पैसे कैसे दोगे? बिजनेस से दोगे। अब बिजनेस के पास कितना कैश होगा, एसेट्स है उसके पास, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसकी सारी एसेट्स बेच दोगे, फिर पे ऑफ करोगे, क्लियर है। अब कोई पार्टनर कह रहा है कि बाहर वालों को बाद में दो, पहले हमें दो, तो इसीलिए एक एक्ट है जिसने ये चीजें स्पेसिफाई कर रखी है किसको पहले पेमेंट होगी। देखिए, सबसे पहले पेमेंट होती है आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर कौन होते हैं? जो बाहर वाले होते हैं। उसके बाद होती है पार्टनर लोन को, और उसके बाद पार्टनर कैपिटल को। ये पेमेंट की प्रायोरिटी होती है, याद रखना। पहले थर्ड पार्टी को, फिर पार्टनर लोन को, फिर पार्टनर कैपिटल को, क्लियर है। आगे अब आउटसाइडर लायबिलिटी में कौन कौन आता है? क्रेडिटर आपको पता है, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एडवांस इनकम, मिसेज पार्टनर लोन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने पार्टनर लोन बोला, आप यहाँ पे मिसेज लिखवा रहे हो आउटसाइडर में। बिल्कुल करेक्ट। अगर पार्टनर के स्पाउस का लोन है तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी माना जाता है, और पार्टनर लोन है तो वो यहां पे आता है, क्लियर है। आगे देखिए, अब जब आप अपनी एसेट बेचोगे, गुडविल मिला के और आउटसाइडर लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, तो आपको प्रॉफिट लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, एक फर्नीचर है 1 लाख का, आपने उसे 1.5 लाख का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50। एक क्रेडिटर है जिसकी पेमेंट 1 लाख थी, आप उसे पे कर रहे हो 1,20,000, तो आपको कितने का नुकसान हो गया? 20 का, क्लियर है। तो आपको लॉस हो गया। तो आप इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस नहीं निकालोगे, आप एक अकाउंट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मेन मोटिव क्या होगा? आप जो एसेट और लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो, उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो ये निकालता है। याद रखना, इसमें 2 ही चीजें आती हैं, एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी, बस, इंक्लूडिंग गुडविल, क्लियर है। और एसेट कौन कौन सी होती है ये आपको पता ही है, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, लैंड, ये सब। और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? क्योंकि ये आपको क्या फाइंड आउट करता है? आपका प्रॉफिट और लॉस। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। चलिए, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ? आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप सबसे पहले बाहर वालों की पेमेंट करोगे, एसेट्स बेचोगे, फिर पार्टनर लोन की पेमेंट करोगे, फिर पार्टनर कैपिटल की करोगे, और बिजनेस बंद, क्लियर है। और आउटसाइडर लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए और एसेट्स को बेचने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। तो पहले इसका जर्नल करते हैं, वो देखिए। देखिए, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सारी सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। इसमें ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन में। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे खत्म करने के लिए आप क्रेडिट कर दोगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पे, क्लियर है। इस एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ता है? सारी एसेट्स का नाम रियलाइजेशन हो गया, क्लियर। अगला, जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है वो आप कहां डाल दोगे? रियलाइजेशन में। और उसकी एंट्री क्या होगी? आउटसाइडर लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ट्रांसफर करने के लिए आप उसे डेबिट कर दोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट। इन दोनों एंट्रियों से क्या हुआ? जितनी भी एसेट है और जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी है, उनका नाम क्या बन चुका है? रियलाइजेशन, क्लियर है। अगला, अगर कोई प्रॉफिट लॉस पड़ा है तो वो किस में बढ़ता था? पहले भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या हो गई? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल। लॉस पड़ा है तो पार्टनर कैपिटल टू एक्यूमुलेट लॉस, क्लियर है। अगला, अब अगर कोई एसेट बेच रहे हो आप, चाहे रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड, चाहे रिकॉर्डेड चाहे
आपके पास क्या आ रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, एसेट जा रही है। तो एसेट का नाम क्या था, पहले शिफ्ट कर दिया था आपने रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या बनी, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर है। अगर कोई एसेट पार्टनर कह रहा है मैं ले जाता हूं, एक फर्नीचर है, मिस्टर सी कह रहे हैं ये मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, ये आप हमें दे दो, तो ले जाओ, कैश तो नहीं दे रहा वो। अगर वो कैश दे रहा होगा इसके बदले तो एंट्री होगी वही बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन अगर कैश नहीं दे रहा तो आप ड्रॉइंग ट्रीट कर लोगे उसे, और एंट्री क्या बनाओगे, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इन दोनों को यहां पे ट्रांसफर कर दिया था। क्लियर है। अगला, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके जा रहा है कैश के बदले, तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन। क्लियर है। मुकेश अंबानी ले या कोई पार्टनर ले, अगर पैसा दे रहा है तो पार्टनर का कोई मतलब नहीं है, कैश टू रियलाइजेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसकी। चलिए जी नेक्स्ट पेज। अगर कोई आउटसाइडर लायबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड हो, तो एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी टू बैंक, लेकिन लायबिलिटी का नाम क्या था, रियलाइजेशन। तो क्या एंट्री बनी, रियलाइजेशन टू बैंक। क्या बनी, रियलाइजेशन टू बैंक। अगला, अगर कोई आउटसाइडर लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर दे रहा है तो क्या एंट्री हुई, कैपिटल बढ़ गई ना एक तरीके की, एडिशनल कैपिटल काइंड, तो रियलाइजेशन टू, देखो ना यहां पे रिलेशन टू बैंक लिखा था, यहां पे रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल आ गया। क्लियर है। अब अगला, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, छोटे मोटे खर्चे हैं, तो अगर वो फर्म पे कर रही है तो एंट्री हुई रियलाइजेशन टू कैश, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई एसेट से रिलेटेड फंड है, जैसे आईएफएफ है, डेप्रिसिएशन है, तो आपको इसे रियलाइजेशन में शिफ्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि एसेट से रिलेटेड होते हैं और एसेट्स भी रियलाइजेशन में जाती है, तो इसकी एक ही एंट्री होती है, आईएफएफ टू रियलाइजेशन, नो फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, बात खत्म। क्लियर है। अगला, पार्टनर लोन। सर आपने बोला था पहले बाहर वालों की पेमेंट होती है, वो आपने दे दी, अब आया पार्टनर लोन। पार्टनर लोन इज अ इंटरनल लायबिलिटी। क्या पार्टनर लोन को रियलाइजेशन में डाला था या नहीं डाला था, आंसर इज नो। तो उसकी एंट्री अगर होगी तो पार्टनर लोन टू कैश होगी, रियलाइजेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर 10,000 का लोन था, आप 11 पे पे कर रहे हो उसे, तो 1,000 का आपका नुकसान हुआ ना, तो वो रियलाइजेशन में आ जाएगा। तो पार्टनर लोन 10,000, रियलाइजेशन 1,000 टू कैश 11,000। क्लियर है। अगर पेमेंट 9 पे हो रही है तो पार्टनर लोन 10,000 टू कैश 9,000 टू रियलाइजेशन 1,000। ये सिर्फ पार्टनर लोन के लिए ही होता है। क्लियर है। ये आपको इतनी एंट्री समझ में आ गई, 11 तक है। आगे देखिए, ये WCR देख लीजिए इसका एक, देखिए सिंपल है, WCR बनाया जाता है किसी वर्कर के वो मिसहैप के लिए। पहला केस, कोई लायबिलिटी नहीं है WCR में, तो बांट दो, WCR टू A टू B। क्लियर है। लेकिन अगर लायबिलिटी है, WCR है 10,000, लायबिलिटी 6,000 है, तो 10 में से 6 तो लायबिलिटी है, बचा कितना, 4। तो WCR लायबिलिटी कितनी थी, 6, तो वो रियलाइजेशन में चला गया और A और B में 4,000 बढ़ गया। अब ये लायबिलिटी थी तो इसको पे भी करना पड़ेगा, उसकी एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू बैंक। क्लियर है। अगला, अगर लायबिलिटी 12 हो गई तो सर WCR कुछ नहीं बचा, वो पूरा का पूरा पहले रियलाइजेशन में जाएगा, फिर रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बड़ी बेसिक एंट्रीज कराई है आज मैंने आपको। रिजोल्यूशन में आप फर्म बंद कर रहे हो, पहले किसकी पेमेंट होती है, आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर पार्टनर लोन, फिर पार्टनर कैपिटल। क्लियर है। फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, चीजें बेचते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। क्लियर है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसकी डिटेल वीडियो इसकी नेक्स्ट में आएगी। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।